हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है फिर से केमिस्ट्री वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। तो आज बच्चों मैं आपके सामने हेनरी लॉ एक्सप्लेन करूंगा। हेनरी लॉ 12th का टॉपिक है। चैप्टर सॉल्यूशन में हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेनरी लॉ के बारे में देखेंगे कि हेनरी लॉ है क्या, हेनरीज लॉ, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे। बच्चों है क्या हेनरीज लॉ कि अगर यहाँ पर एक लिक्विड हो, ये यहाँ पर लिक्विड है और इसके ऊपर अगर हम गैस यहाँ पर फिल कर दें और यहाँ एक पिस्टन लगा दें, तो बच्चों अगर इस पूरे सिस्टम को एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम स्टडी करें, वी हैव टू स्टडी दिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर रखोगे तो सिर्फ प्रेशर का रोल आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को डिटरमाइन करने में। तो अगर आप पिस्टन दबाते हैं, इफ यू प्रेस द पिस्टन, तो कहाँ जाती है गैस? गैस कहाँ डिसॉल्व होगी? लिक्विड में। तो है क्या? तो हेनरी लॉ क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर the mass of the gas dissolved in liquid solvent is directly proportional to the pressure applied. इजी है बच्चों, बस एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद सब इजी है। तो क्या कह रहा है ये कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप पिस्टन को प्रेस करेंगे तो ये जो गैस है यहाँ पर अबाउट द लिक्विड, दिस विल गो इनटू द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड, इफ m इज द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। ये बहुत जनरल सी स्टेटमेंट है किसकी? हेनरी लॉ की। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दें तो ये kp आ जाएगा, मतलब k इज नथिंग बट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो बच्चों इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है कि इट डिटरमाइंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये सबसे पहले तो इस पे बात करता है। गैस की अगर सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर देखनी है तो सबसे अच्छा लॉ है हमारे पास हेनरी लॉ। तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर होने से प्रेशर पर का क्या रोल है? प्रेशर से कैसे अफेक्ट होगा? हाउ कैन प्रेशर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर? दिस इज स्टडीड और दिस इज कैलकुलेटेड बाय हेनरी लॉ। जो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ये हेनरी लॉ की बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है जिसमें मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। अब मोल फ्रैक्शन के रिलेशन में देख लेते हैं। इस बार क्या है आपके पास? यू हैव लिक्विड सॉल्वेंट, ये लिक्विड सॉल्वेंट है आपका, और यहाँ पर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो बच्चों डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप पढ़ के आए हो 11th में, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो दो गैसेस हैं आपके पास A और B, तो जो A का प्रेशर होगा वो PA होगा और B का प्रेशर PB होगा। क्लियर? A का जो मोल फ्रैक्शन है वो काई A होगा और B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? काई B होगा। तो है क्या? कौन सी गैस लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होगी? जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। ये स्टेटमेंट आ जाती है। इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं इसको कि अगर काई ए यहाँ पर हमने ये यूज कर लिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के, तो ये हो जाएगा k डॉट पी ए। रीअरेंज कर दो, रीअरेंज कर दिया तो काई ए डॉट 1/k इज इक्वल टू पी ए, ये आएगा आपके पास। तो बच्चों जो 1/k है दैट इज हेनरी कांस्टेंट, ये हेनरी कांस्टेंट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पी ए इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई बाय काई ए, ये हेनरी कांस्टेंट है। तो मतलब ये वाला हेनरी कांस्टेंट है बच्चों।
क्लियर ना, तो यहाँ एक हेनरी कांस्टेंट था, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, और ये भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो 1/k की जो वैल्यू है दैट इज हेनरी कांस्टेंट। क्लियर, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है तो PA डिवाइड बाय KA कर दो, सॉरी PA डिवाइडेड बाय KH कर दो, ठीक है। और अगर KH की वैल्यू निकालनी है तो PA पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय KA कर दो। बच्चों क्या स्टेटमेंट आया हमारे पास, जो नया स्टेटमेंट है ये आया कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH डॉट KA। तो बच्चों आपको एक अच्छे से एक फैक्ट पता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो आप सीधा सीधा बताते हो कि सर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होती है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज, यस डिक्रीज होगी। सीधी सी बात है कि अगर ये आपका सपोज करो आप कोल्ड ड्रिंक बना रहे हो, तो ये कोल्ड ड्रिंक बना रहे हो, यहाँ पर एक पिस्टन लगा है, ये रही गैस, तो बच्चों अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप बताओ कि जो CO2 है या कोई भी गैस है वो किधर रहने की कोशिश करेगी, वेपर फेज में रहने की कोशिश करेगी, मतलब इट विल कम आउट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से बाहर आएगी। अगर सॉल्वेंट से बाहर आएगी तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होगी। यही रीज़न है बच्चों कि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक में गैस इजीली निकल जाती है और सर्दियों में इट विल टेक टाइम, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है और गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इस चीज़ का मैथमेटिकल एविडेंस क्या है, तो ये जो हेनरी लॉ की स्टेटमेंट है ये एक मैथमेटिकल एविडेंस बन सकता है। तो बच्चों खुद सोचो, फॉर ए गिवन प्रेशर, मतलब अब आपका प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है कि अगर आपका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो अगर फॉर ए गिवन प्रेशर इफ द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस, अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि मैथमेटिकली अगर ये चीज कांस्टेंट रहनी है और अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, सीधी सीधी बात है। तो है क्या, एक स्टेटमेंट है सीधा सीधा कि जो हेनरी कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, यस नेचर ऑफ गैस, ये डिपेंड करता है गैस के नेचर पर। दूसरी बात क्या है कि KH की वैल्यू इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सीधी सीधी बात है कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यस टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अब आप खुद देखो कि अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर हम, टेम्परेचर इंक्रीज करने से KH की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज हो रही है। तो दिस रिलेशन, this expression is the mathematical evidence of the statement where we can say that on increasing temperature the solubility of gas in liquid decreases. Clear? बच्चों अब कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस में सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक बनाना, टू प्रिपेयर कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर्स बनाएंगे तो इसी का एप्लीकेशन लगेगा। सेकंड है बच्चों हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर कम होता है, प्रेशर क्या होता है कम, प्रेशर कम होता है तो जो गैस है ऑक्सीजन वो लंग्स में कम अवेलेबल होगी, O2 इज लेस अवेलेबल टू द लंग्स। तो इसकी वजह से बच्चों एक कंडीशन आ जाती है, दिस इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। आपको क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो, रोहतांग वैली या हाई एल्टीट्यूड माउंट एवरेस्ट पे जाते हो तो बच्चों वहाँ प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने से अभी तो देखा कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिजोल्व होगी गैस। अगर प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन है तो, लेकिन ऑक्सीजन इज लेस अवेलेबल टू द लंग्स, लंग्स में नहीं जा रही है। इसकी वजह से एक कंडीशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। हाइपो मीन्स लो ऑक्सीजन कंडीशन, इससे आपको डिस्कम्फर्ट होता है,
टेम्पररी कंडीशन है, लेकिन अगेन दिस कैन ओनली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। तीसरा एप्लीकेशन एक और देखो, तीसरे एप्लीकेशन में हम ये देख सकते हैं कि जो स्कूबा डाइवर्स हैं, जो डीप सी डाइवर्स हैं, डीप सी डाइवर्स जो समुद्रों में गोताखोर होते हैं, समुद्र में जब समुद्र में नीचे जाएंगे तो बच्चों समुद्र में नीचे जाने पर सी के अंदर, सी लेवल पर तो प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा, तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बच्चों जो एयर सिलेंडर लेके जाते हैं वो अपने बैग पर, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होती है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और इससे बैंड्स बन जाते हैं। यस, एक कंडीशन होती है बैंड्स, पेनफुल कंडीशन है, तो जब वो बाहर आते हैं तो पेनफुल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है एयर सिलेंडर में, तो नाइट्रोजन इज जनरली मिक्स्ड इन द ब्लड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो मेटाबोलाइज हो जाएगी लेकिन नाइट्रोजन भी ब्लड में मिक्स हो गई, इसकी वजह से बैंड्स बन गए और ये पेनफुल कंडीशन है। तो अगर बच्चों एयर सिलेंडर को या डाइल्यूट कर दिया जाए हीलियम से, इज डाइल्यूटेड विद हीलियम, तो ये कंडीशन, क्योंकि डाइल्यूट कर दिया तो मोल फ्रैक्शन कम हो गया, पार्शियल प्रेशर कम हो गया, एक और भी रीजन है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप ये देखो कि अगर हीलियम से डाइल्यूट कर देंगे तो ये बैंड्स नहीं बनेंगे। दिस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। बच्चों इसकी लिमिटेशन की बात करें, यस इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है बच्चों, ये जो गैस है ऊपर, जब आप इसमें बात करते हो, ये लिक्विड है आपका और ये गैस है, यहाँ पिस्टन है, तो जो गैस है अबव द लिक्विड, गैस अबव द लिक्विड शुड बिहेव आइडियली, शुड बिहेव आइडियली, ये आइडियली बिहेव करनी चाहिए, तभी आपका हेनरी लॉ फॉलो होगा या ओबे होगा। तो आइडियल गैस कौन सी होती हैं, जो PV = nRT को फॉलो करती हैं। आपको पता है ये बहुत टफ कंडीशन है, PV = nRT एक टफ कंडीशन है, नो गैस इज आइडियल एज सच, क्लियर। तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब कि प्रेशर लो ही रहना चाहिए। आपको पता है हाई प्रेशर पर सारी गैसेस डेविएट हो जाती हैं आइडियल बिहेवियर से, लेकिन लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर एक गैस कैन बिहेव आइडियली, तो प्रेशर लो होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, पहली बात तो मोटी मोटी बात याद रखो कि यहाँ पर ये जो गैस है दैट शुड बिहेव आइडियली। दूसरी बात, देयर शुड नॉट बी एनी इंटरेक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट, गैस और सॉल्वेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। बच्चों आप देखो ना, आपने कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 डाला, कार्बोनेटेड वाटर बन गया, और जब आप ढक्कन खोलते हो तो क्या बाहर आता है, CO2 बाहर आता है। क्या CO2 का वाटर के साथ में कोई रिएक्शन था कोल्ड ड्रिंक में? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं था। सेम बात यहाँ पर लगती है कि इन दोनों के बीच में, गैस और लिक्विड के बीच में कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप NH3 एज ए गैस डिसॉल्व करते हो इन वाटर एज ए लिक्विड सॉल्वेंट में, तो बच्चों यहाँ रिएक्शन हो जाती है और यहाँ बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मतलब हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब आप जितना पिस्टन नीचे दबाते जा रहे हो उतनी अमोनिया वाटर में डिसॉल्व तो होती जा रही है, लेकिन एक प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए। अब आप पिस्टन हटाओगे तो गैस बाहर नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि गैस किस में कन्वर्ट हो गई है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, प्रोडक्ट बना लिया। तो गैस जैसी अंदर जाए वैसी ही बाहर आनी चाहिए। मतलब देयर शुड नॉट बी, यहाँ इसको करेक्ट कर लो, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट, किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब CO2 आपने लिक्विड में डाला वाटर में, तो ये एज इट इज CO2 ही अंदर रहेगा और CO2 ही
बाहर आएगा तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं। तो बच्चों ये था सारा हेनरी लॉ के बारे में। मैंने बेसिक से सिखाया आपको कि हेनरी लॉ है क्या और उसका मैथमेटिकल अप्रोच, फिर एप्लीकेशन बताई और लिमिटेशन बताई। एक छोटा सा लेक्चर है क्विक रिवीजन के लिए, इसके साथ आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कभी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन पर प्रेस कीजिए सो दैट कि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।